वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का भूगोल का मॉडल पेपर 5 है उसको डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है बच्चों, जिसके अंदर टोटल हमें 18 एबेसिडे पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारा आधे नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है, मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है? तो बच्चों वो हो जाएगी व्यवहारवादी। निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है? तो बच्चों औद्योगिकरण इसका एक भौगोलिक कारण नहीं है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, ये टिप्पणी किसकी है? तो बच्चों ये जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा कही गई थी। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है? तो बच्चों इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। निम्न में से जिसे फेजेंडा कहा जाता है वह है? तो बच्चों वह हो जाएगा ब्राजील में कॉफी के बागान। निम्न में से कौन सा उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर उद्योग। उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो बच्चों वो हो जाएगा पंचम क्षेत्र में। स्वेज नहर का निर्माण कब करवाया गया था? तो बच्चों 1869 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मार्ग पतन विश्राम पतन का उदाहरण है? तो बच्चों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी सिंगापुर, होनोलुलु और अदन। अगला है, उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं? तो वो हो जाएगा तृतीयक क्रियाकलाप में। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित नगर का क्या नाम है? तो बच्चों उपरोक्त सभी हो जाएगा, अलीगढ़, रुड़की और पिलानी। तीनों ही क्या होंगे बच्चों इसके राइट आंसर होंगे। कोंकण रेलवे निर्माण कब करवाया गया था? तो बच्चों वो 1998 के अंदर करवाया गया था। निम्न में से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो बच्चों उपरोक्त सभी, कोची भी होगा, मुंबई और कांडला, तीनों ही इसके सही उत्तर है। कानपुर का चमड़ा उद्योग अपशिष्ट का निस्तारण किस नदी में करता है? तो गंगा नदी में करता है। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग यूरोप के 6 राष्ट्रों से होकर गुजरता है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जनसंख्या की विस्फोट अवधि का काल है? तो बच्चों 1951 से 1981 के अंदर जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें टोटल 10 रिक्त स्थान मिलेंगे, उनको हमें फिल करना है। तो संकल्पात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है? तो बच्चों वो हो जाएगा नव निश्चयवाद। क्या होगा इसका आंसर? नव निश्चयवाद क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, स्थान जहां लोग आगमन करते हैं क्या कहलाता है? तो बच्चों उसको गंतव्य स्थान कहते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? गंतव्य स्थान के नाम से जाना जाता है। का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता? तो बच्चों उसको निर्वहन कहा जाता है। क्या हो जाएगा? निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अगला है, मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है? तो मानव विकास सूचकांक। क्या हो जाएगा इसका? मानव विकास सूचकांक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर बोला है कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे इकाई है? तो बच्चों वो हो जाएगी सबसे छोटी इकाई है। अगला है, परिवहन में क्रांति शताब्दी से भाप के इंजन के आविष्कार के बाद हुई थी? तो बच्चों 18वीं। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 18वीं शताब्दी। अगला है, विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बने जा रहे हैं? तो बच्चों हो जाएगा बहु प्रक्रियात्मक इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और के घर का संकुल? तो बच्चों हो जाएगा आकार के घरों का संकुल। ग्रामीण और बस्तियां सामाजिक संबंधों अभिवृत्ति दृष्टिकोण की दृष्टि से भिन्न है? तो बच्चों ग्रामीण और नगरीय बस्तियां। अगला है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा केवल कितनी है? तो बच्चों हो जाएगी केवल 1%, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो बच्चों जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म मृत्यु प्लस क्या होगा बच्चों यहाँ पर? जन्म मृत्यु, साथ में हम जोड़ेंगे बच्चों
आप्रवास, और उसमें से किसको घटा देंगे बच्चों, माइनस हो जाएगा हमारा उत्प्रवास। दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ करके माइनस। प्रो अमर्त्य सेन के विकास किस रूप में देखा, तो प्रो अमर्त्य सेन ने विकास को मानव स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा, यानी मानव स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में, मानव स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा, वृद्धि के रूप में देखा। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला है, विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो बच्चों वो हो जाएगा राइन जलमार्ग। कौन सा हो जाएगा, राइन जलमार्ग। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक श्रम सहभागिता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में कौन सी दो तहसीलें शामिल है, तो बच्चों इसके अंदर हो जाएगा भरमौर और होली। पहला हो जाएगा हमारा भरमौर और वह दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, होली। अगला है, भारत से निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए, तो बच्चों पहला हो जाएगा इंजीनियरिंग सामान, इंजीनियरिंग सामान, और दूसरे की बात करें तो वो हो जाएगा बच्चों मणिरत्न व आभूषण, मणिरत्न व आभूषण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर बोला है, भारत में किस भाग में मृदा का लवणीकरण सर्वाधिक अधिक है, यानी कौन से भाग में सबसे ज्यादा लवण पाया जाता है, तो बच्चों उत्तरी भारत में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तरी भारत में लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहा जाता है, तो बच्चों ऐसा रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ता है। अगला है, सन 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या किन 4 भागों में बांटी गई है, तो बच्चों अगर बात करें तो पहला हो जाएगा कृषक, दूसरा हो जाएगा हमारा कृषि मजदूर, कृषि मजदूर, तीसरा हो जाएगा हमारा घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। लास्ट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, चौथा हो जाएगा अन्य श्रमिक। तो बच्चों 4 क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुतात्मक प्रश्न के आंसर आप यहाँ पर नीचे हमारे द्वारा दिए गए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, लघुतात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न हमें 1.5 नंबर का पूछे जाने वाला है। मानव भूगोल की कल्याण परक तथा व्यवहारवादी विचारधारा को संक्षेप में बताइए, तो कल्याण परक विचारधारा, मानव भूगोल की कल्याण परक विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक समग्रों के द्विकाल बोध पर ज्यादा जोर दिया। ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो नगरीय केंद्रों के चारों ओर लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियों का उगाना ट्रक कृषि फार्मिंग कहलाता है। यह कृषि बाजार और फार्म के बीच एक ट्रक द्वारा एक रात में तय की दूरी द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें कृषक सामान को सब्जी तोड़कर सुबह ताजा सब्जी शहर में उपलब्ध करवाते हैं। स्वच्छंद उद्योग क्या है, वे उद्योग जो व्यापक विविधता वाले स्थानों में उपस्थित होते हैं स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। स्वच्छंद उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये संगठक पूर्वों पर निर्भर करते हैं जो किसी से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इन उद्योगों में उत्पादन कम मात्रा में होता है, इसलिए श्रमिकों को भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। विश्व व्यापार संगठन के कार्य बताइए, तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राष्ट्र के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। यह विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त करवाता है। विश्व व्यापार संगठन इसके सदस्य देशों के मध्य व्यापार विवादों का निपटारा करता है। अलोह खनिज तथा लोह खनिज में कोई 3 अंतर बताइए। तो बच्चों हम एक टेबल के द्वारा इनके जो भी अंतर है उनको समझते हैं। जिन खनिज पदार्थों में लोह धातु का अंश होता है वह लोह खनिज कहलाता है। जिन पदार्थों में लोह खनिज नहीं पाया जाता है अलोह खनिज कहलाता है। लोहा, मैग्नीज, क्रोबाइड, कोबाल्ट आदि लोह खनिज है। सोना, तांबा, सीसा, निकल आदि अलोह खनिज है। इनका मुख्य उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। अलोह खनिजों अपनी अलग अलग उपयोगिता है, जैसे आभूषण निर्माण, विद्युत उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत
पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के कोई उपाय बताइए। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय निम्न है। जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन होना चाहिए। कम पानी वाली फसलों की बुआई को बढ़ावा देना चाहिए। बहते हुए जल क्षति रोकने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। वनीकरण, वृक्षों की रक्षण, मेखला निर्वाह तथा चारागाह विकास किया जाए। जलाक्रांता एवं लक्षण से प्रभावित भूमि पर पुनर्द्वार किया जाना चाहिए आदि। अगला सवाल है, इंटरनेट से संचार में क्रांति आ गई कथन को बताइए। तो इंटरनेट के माध्यम से संचार करना काफ़ी सुविधाजनक एवं किफ़ायती हो गया। हम इसके माध्यम से पल भर में ही विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वर्तमान में अधिकांश आर्थिक गतिविधियों का आधार भी इंटरनेट हो गया है। नगरीय क्षेत्रों में इसका व्यापार स्तर पर उपयोग हो रहा है। ये उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना की दुनिया में सीधे पहुंच बनाने में सहायक सिद्ध होता है। यह ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेनदेन में अधिकाधिक प्रयोग लिया जा रहा है। इंटरनेट विभिन्न मदों में विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों पर विशाल केंद्रीय भंडारगाह जैसा होता है। सभी व्यक्तिगत संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी व आधुनिकतम है। अगला है, जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण बताइए। जब भौतिक, रासायनिक, जैविक तत्वों द्वारा जलाशयों के जल में ऐसे अनैच्छिक परिवर्तन हो जाए जिनसे जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। कारण हो जाएंगे उद्योगों द्वारा अवांछित एवं रासायनिक तत्वों को जल में प्रवाहित करना, आधुनिक कृषि में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ, तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेलों व पर्यटन आदि। जल प्रदूषण नगरों का वाहित मल निपटान एवं नगरीय वाहिक जल अपरदन, भूस्खलन, मृत पशुओं आदि के कारण जल प्रदूषण फैलता है। अगला सवाल है बच्चों, जिसके अंदर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न हमारा होने वाला है बच्चों 3 नंबर का। चलो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, रेल मार्गों के महत्व का उल्लेख कीजिए। अथवा का प्रश्न भी पूछा जाएगा। साइबर स्पेस की उपयोगिता समझाइए। स्थलीय परिवहन में रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक समय में किसी देश में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से रेलों का बड़ा महत्व है। रेल मार्ग किसी क्षेत्र के खनिज पदार्थों के विकास में सहायक होते हैं। रेल मार्ग औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल तथा तैयार माल के वितरण में सहायता करते हैं। रेल मार्ग व्यापार को उन्नत बनाते हैं। रेल मार्ग राजनीतिक एकता एवं स्थिरता लाने में योगदान देते हैं। रेल मार्ग संकट काल में सहायता कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में रेल मार्ग जनसंख्या वृद्धि का आधार बनते हैं। लंबी लंबी दूरियों को जोड़ने में रेल मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला है सवाल, इसमें बिना शारीरिक संचालन के सूचनाओं को प्रेषण एवं प्राप्त किया जा सकता है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है कि हर जगह विद्यमान है। ये किसी भी कार्यालय में, जल में चलती नौका में, उड़ते जहाजों में कहीं भी हो सकता है। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। ये फैक्स, टेलीविजन, रेडियो के साथ साथ इंटरनेट के रूप में समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। ये आधुनिक संचार प्रणाली जैसे परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। इसका उपयोग उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर असैनिक क्षेत्र जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश आदि से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहचानने हेतु किया जाता है। अगला सवाल है, जैव ऊर्जा एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा का सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा के विकास का वर्णन कीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इसका जो पहला सवाल है, वह ऊर्जा जिसे जैविक उत्पादों, कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अवशिष्टों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैव ऊर्जा कहलाती है। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत। अगला होगा, इससे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही बच्चों इस ऊर्जा के उत्पादन से एक और अपशिष्ट तथा कूड़ा करकट का सुचारू रूप से निपटान होगा, तो दूसरी तरफ इससे उपयोगी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अगला है, ये विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगी तथा पर्यावरण प्रदूषण घटाएगी, इनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी, जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगी। वर्तमान में नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिशा में ओलक में स्थित है। अथवा का सवाल था पवन ऊर्जा। यह पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। भारत में पवन ऊर्जा की तकनीक में हुए आधुनिकीकरण के कारण देश में
वायु फर्मों की स्थापना, पवन ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत के तेल के आयात बिल के भार को कम करने के लिए पवन ऊर्जा को विकसित किया जा रहा है। प्रभावित पवन से विद्युत बनाने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। समार्गी पवनों तथा पछुओं पवनों जैसे स्थायी पवन प्रणालियों और मानसून पवनों को बिजली बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया गया। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। लक्ष्य क्षेत्र, लक्ष्य समूह नियोजन से क्या समझते हैं? इन क्षेत्रों में कौन से कार्यक्रम सम्मिलित है? अथवा का सवाल है, भरमौर जनजातीय विकास परियोजना का उद्देश्य बताइए। तो बच्चों पहला होगा, किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए उस क्षेत्र के संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है, परंतु विगत 1.5 दशक के नियोजन अभावों में स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है। अतः क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को कम करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह योजना उपागम प्रस्तुत किए। लक्ष्य क्षेत्र के अंतर्गत कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल है, जबकि लघु कृषक विकास संस्था SFDA, सीमांत किसान विकास संस्था MDFA आदि कार्यक्रम लक्ष्य समूह कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। भरमौर जनजातीय समूह में विकास की प्रक्रिया 1975 में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई। इस क्षेत्र में निम्न उद्देश्य थे: गद्दियों के जीवन के स्तर में सुधार करना, भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर में अंतर को कम करना, परिवहन एवं संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास में सर्वाधिक प्राथमिकता देना है। विश्व के प्रमुख आंतरिक जल मार्गों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हम देख लेते हैं स्वेज नहर एवं पनामा नहर, इसके बारे में भी हमें क्या करना बच्चों यहाँ पर बताना है, इसकी तुलना करनी है दोनों के बीच में। तो पहला सवाल देख लेते हैं बच्चों, ये हमारा निबंधात्मक प्रश्न है। स्थलीय भागों में झीलों, नदियों, नगरों और आंतरिक सागरों में होने वाली जल परिवहन को आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। विश्व के प्रमुख आंतरिक वाणिज्यिक जलमार्ग निम्न प्रकार है। राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर की लंबाई में नौकायान योग्य है। इससे सामूहिक जहाज कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रभावित होती है। यह संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पतन रूर से दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। ये जलमार्ग विश्व में अत्यधिक उपयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं तथा सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक मार्गों से जोड़ता है। डेन्यूब जलमार्ग, ये महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्व यूरोपीय भाग को अपने सेवा प्रदान करता है। डेन्यूब नदी बेल्के फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में होती है, पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। ये टाडना के विरुद्ध नौकायान योग्य है। इस जलमार्ग से निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। वोल्गा जलमार्ग, रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें से वोल्गा सबसे महत्वपूर्ण नदी जलमार्ग है। ये 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा प्रदान करता है। यह कैस्पियन सागर में मिल जाता है। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा वोल्गोडोन नहर काला सागर से जोड़ती है। वृहद जिले सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, उत्तरी अमेरिका की वृहद जिले सिपीरियर, हयूरन, ईरी तथा ओंटारियो परस्पर सू नहर तथा वेलेंड नहर के द्वारा आपस में जुड़े हैं तथा सेंट लॉरेंस नदी में एस्चुअरी वृहद जिलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भारत में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पतन लुतूत तथा बुफालो सभी आधुनिक पतन की सुविधाओं से युक्त है। इस प्रकार विशाल सामूहिक जलयान महाद्वीपों के आंतरिक भाग में मांडल तथा नौकायन करते हैं। मिसिसिपी जलमार्ग, मिसिसिपी और यह जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण से मेक्सिको की खाड़ी में जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। अथवा का सवाल था स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर क्या है।
स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। पनामा नहर पनामा नगर में स्थित है। उद्देश्य स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया। पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नहर तथा कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। अधिकार इस नहर का मिस्र देश का अधिकार है। इस नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। देश इस नहर के आसपास उन्नत देश स्थित है। इस नहर के आसपास कम उन्नत देश स्थित है। यातायात इस नहर में एक तरफा यातायात होता है। इस नहर में दोनों तरफ यातायात होता है। जल बंधक स्वेज नहर में 2 जल बंधक नहीं है। पनामा नहर में 6 जल बंधक है। अगला है प्रभावित होने वाले देश। स्वेज नहर से यूरोप तथा दक्षिणी एशिया के दोनों देशों को अत्यधिक लाभ मिलता है। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र, इजराइल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार आदि है। पनामा नहर से सबसे अधिक प्रभावित देश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पनामा है। इसके अलावा पश्चिम यूरोप तथा पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश भी प्रभावित हुए हैं। लंबाई और गहराई इस नहर की लंबाई 160 किलोमीटर तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर की लंबाई 72 किलोमीटर तथा 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी खदान है। द्वार इस नहर में कोई द्वार प्रणाली नहीं है। इस नहर में जहाज द्वारा प्रणाली की द्वार ही आ सकते हैं। धरातल इस नहर का धरातल समतल है। इसका धरातल पहाड़ी है। कर इस नहर से गुजरने वाले जहाजों को भारी कर चुकाना पड़ता है। इस नहर से गुजरने वाले जहाजों को कम चर कर चुकाना पड़ता है। यातायात भार इस नहर मार्ग पर अत्यधिक यातायात भार है। इस नहर पर यातायात भार कम है। कोयला इस नहर मार्ग पर कोयला संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसमें कोयला संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध है। बंदरगाह इस मार्ग पर अत्यधिक बंदरगाह है। इस मार्ग पर कम बंदरगाह स्थित है। उपयोग की बात करें इस नहर का अधिकतर उपयोग इंग्लैंड के द्वारा किया जाता है। इस नहर का उपयोग अधिकतम अमेरिका के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह कार्यक्रम देश में शुष्क कृषि विकास में कैसे सहायक है? अथवा का सवाल है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय बताइए। तो सूखा संभावित क्षेत्र भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। सूखे को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों में विकसित करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्य क्षेत्र को और विस्तृत किया गया है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम में ऐसे सिविल निर्माण कार्यों को बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागांव विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजारों, ऋणों, सुविधाओं तथा सेवाओं पर बल दिया गया है। सूखा संभावित क्षेत्रों का विकास करने की अधिक रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम, जल, मिट्टी, पौधे, मानव, पशु, जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनर्स्थापन की सम्मिलित है। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के सूक्ष्म एवं अर्धशुष्क भाग फैले हुए हैं। सूखा क्षेत्र कार्यक्रम का शुष्क विकास योगदान। शुष्क कृषि भारत के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है तथा सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। इस कृषि में सामान्यतः उन्हीं फसलों को बोया जाता है जो सूखा सहन करने में सक्षम होती है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कृषि जलवायु नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत इन क्षेत्रों में रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन एवं सिंचाई साधनों का विकास किया जा रहा है। सिंचाई साधनों के प्रसार के कारण ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र सूखे से बच जाते हैं। अगला है अथवा का प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में विगत कुछ दशकों में विकास के साथ साथ भौतिक पर्यावरण का नवीनीकरण भी हुआ है, अतः इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। जल प्रबंधन। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन करना है। इस नहर परियोजना के चरण 1 में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई, सेकंड में फसल उगाने, चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान रखा गया है, अतः जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन आवश्यक है। बागानी कृषि। इस क्षेत्र में शस्य प्रतिरूप में जल सघन फसलों में एवं किसानों को बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की कृषि करनी चाहिए। जल का समान वितरण। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास, समतलन कमान क्षेत्र नहर के जल के समान वितरण के लिए बारबंदी पद्धति प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जानी चाहिए ताकि व्यर्थ बहते जल की क्षति को कम किया जा सके। भूमि सुधार, सघन सिंचाई एवं जल के अत्यधिक
प्रयोग से जलाकांत लक्षण से प्रभावित भूमि का पुनर्द्वार आवश्यक है। वनीकरण एवं चारागाह विकास, इस क्षेत्र में विशेषकर चरण 2 के कमान क्षेत्र में भंगुर पर्यावरण में पारितंत्र विकास के लिए वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण, चारागाह विकास अति आवश्यक है। कृषि विकास, इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटी कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध करवाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला है, इस क्षेत्र में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को मात्र कृषि और पशुपालन के विकास द्वारा साक्षर नहीं किया जा सकता। अतः इस क्षेत्र में कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना होगा, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा तथा मूल आबादी ग्रामों, कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्रों अर्थात मंडी कस्बों के बीच प्रक्रियात्मक समूह भी स्थापित होंगे। अतः उपयुक्त उपायों को अपनाकर इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल है बच्चों, निम्न दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाइए। तो बच्चों हमें दिखाना है, सबसे पहले है हमारा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। तो बच्चों पाकिस्तान हमारा एशिया के अंदर आ जाएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, ये चारों हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। ये हमारा श्रीलंका हो गया, ये हमारा बांग्लादेश, ये हमारा इंडोनेशिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा पाकिस्तान। अगला है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योगों को फिल कीजिए। तो बच्चों देखो, सबसे पहला हो गया हमारा यहाँ पर ग्वालियर हो गया, ये हमारा कानपुर हो गया, यहाँ पर मैसूर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा सूरत हो जाएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक